नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। थंबनेल और टाइटल देख करके तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 को। दोस्तों, आखिर यह जो अधिवेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कौन से सवाल आते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तो अगर आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं इतिहास में और कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करना है, तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज नोट्स भी दोस्तों बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट समझिएगा दोस्तों, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद होगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए गांधी जी और इरविन के मध्य जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको जो मान्यता मिली, इसको क्या हुई, मान्यता जो मिली वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मिली और इन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। और डेट क्या थी, 29 मार्च 1931 दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे गांधी इरविन समझौते को मान्यता मिली तो किसमें मिली, कराची अधिवेशन में। ये दोस्तों वो समय था कि जब आपको याद होगा 23 मार्च 1931 को आपके जो 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा दी गई थी। और इसके जस्ट 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद 29 मार्च को जब कराची अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी प्रतिभाग करने के लिए जब कराची जा रहे थे, तो इनका रास्ते में बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ और काफी ज्यादा लोगों ने रोष व्यक्त किया। इसके खिलाफ लोगों ने हड़तालें की, नारे लगाए और गांधी जी को काले झंडे भी दोस्तों दिखाए। तो एक ऐसे माहौल में यह अधिवेशन हो रहा था जब हमारा देश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में आंसू बहा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो भाई गांधी जी पहुंचते हैं यहाँ पर, तो काफी ज्यादा लोग विरोध किए, काले झंडे दिखाए और गांधी जी से क्वेश्चन भी किया कि गांधी जी आपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्यों नहीं बचाया, आप बचा सकते थे गांधी जी। और लोगों ने दबाव भी बनाया था कि गांधी जी आप इस गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर ना करें, मगर गांधी जी ने लोगों की बात को तवज्जो नहीं दी और गांधी इरविन पैक्ट पर दोस्तों उन्होंने समझौता कर लिया। गांधी जी ने कोशिश तो की बचाने की, मगर शायद उनकी कोशिश में वो बात नहीं थी जो बात दोस्तों होनी चाहिए थी। इसलिए काफी ज्यादा लोगों ने इस बात पर दोस्तों काफी ज्यादा रोष व्यक्त किया और गांधी जी का दोस्तों तीव्र विरोध भी इसके उपलक्ष्य में दोस्तों हुआ, ठीक है। तो आगे की चर्चा हम करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि जो कराची अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार पटेल। कौन, सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों, ठीक है। अगर पूछे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, पहला और ये आखिरी अधिवेशन था, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस अधिवेशन में कौन सी प्रमुख बातें थी और कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए दोस्तों। तो एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा। गांधी जी का जब तीव्र विरोध हो रहा था, तो गांधी जी ने एक बात कही थी इसी अधिवेशन में। जब पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा था गांधी मर सकता है, उन्होंने बोला था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात किसने कही, ये गांधी जी ने कही कि गांधी तो मर सकता है मगर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगर एग्जाम में सवाल पूछे किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कही थी, तो कांग्रेस का जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें यह बात गांधी जी ने कही थी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और मैं जानबूझ करके थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं
क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रही थी और सब लोग बोल रहे थे कि भैया थोड़ा सा बड़ा लिखें, तो दिखने में परेशानी थोड़ा सा हो रही थी। ठीक है, तो चलिए आगे के कुछ प्रस्तावों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी जो बातें थी वो इसमें हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम पहले बिंदु की बात करें और प्रमुख समझौते की बात करें, तो इसमें पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था इसको पुनः दोहराया गया और पूर्ण स्वराज को परिभाषित भी किया गया। परिभाषित करने का मतलब ये है कि पूर्ण स्वराज है क्या, इसको जो पूरा डिफाइन किया गया वो कराची अधिवेशन में किया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो, इसके पहले जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पूरा का पूरा क्या किया गया, परिभाषित किया गया कि आखिर पूर्ण स्वराज है क्या। दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो कांग्रेस ने बोला कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। क्या बोला, हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इन जो क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, हम इसका भी प्रशंसा करते हैं। यानी काफी ज्यादा इन्होंने इनकी क्या की, वीरता की प्रशंसा की, वीरता की प्रशंसा की। किसकी वीरता की प्रशंसा की, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। मगर यह भी इन्होंने साथ ही साथ कहा कि हम किसी भी प्रकार की दोस्तों हिंसा का समर्थन नहीं कहते हैं, है ना। और दिल्ली समझौते को मंजूरी दी। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली समझौता क्या, यही जो गांधी इरविन समझौता है, इसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने बताया कि पूर्ण स्वराज्य को इसमें इन्होंने क्या किया, परिभाषित किया। ठीक है, अब इसमें दो मुख्य प्रस्ताव पारित हुए। कितने, दो मुख्य प्रस्ताव पारित हुए, दो मुख्य प्रस्ताव पारित हुए। एक था मूल अधिकार संबंधी, कौन सा, एक था मूल अधिकार संबंधी और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। यानी बोला मूल अधिकारों की मांग की सरकार से। ठीक है, और मूल अधिकार आपके संविधान में है, प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। और कौन कौन से मूल अधिकार थे अभी मैं आपको उसके विषय में भी बता दूंगा। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी बात स्वीकार की इन्होंने कि हम इन कार्यक्रमों की जो चर्चा है दोस्तों वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई होंगी। और मूल अधिकार आपको अगर मैं चर्चा करूं तो एक तो है आपका चलिए लिख देता हूं थोड़ा सा, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी बात की, अगर सबसे पहले हम मूल अधिकारों की बात कर लें तो किसकी बात की, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की कि हमें ये अधिकार दोस्तों मिलने चाहिए। और आपका आर्टिकल 19 भी अभी भी यही है। ठीक है, संगठन बनाने की बात की, बोला कि हमें संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि हम लोग संगठन बना सकते हैं। और सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की भैया, कि हमें जो है जितने भी वयस्क नागरिक हैं उन सभी लोगों को पूर्ण रूप से मत देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मत दिया जाता था वो कुछ क्षेत्रों तक ही डिवाइड था। यानी जिसके पास अगर इतनी संपत्ति है वो मत दे सकता है, अगर आप इतना शिक्षित हैं तो मत दे सकते हैं, अगर आप इतना टैक्स सरकार को देते हैं तभी आप जो है मत दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या इसमें क्या बोला, कांग्रेस ने मांग की कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की। और इन्होंने बोला कि हमें सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिले। क्या मिले, देखो आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात की। और पांचवी बात कौन सी की, जाति, धर्म, लिंग। क्या बोला, जाति, धर्म और लिंग, ये सभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए और ये सारे के सारे कानून के समक्ष क्या हो, समान हो। कानून के समक्ष ये सारे समान होने चाहिए। तो भाई ये इन्होंने पांचवी बात की।
है ना। और बोला छठा बोला सभी धर्मों के प्रति तटस्थता, सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की मांग की, यानी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होनी चाहिए, किसी भी धर्म का पक्ष ना ले। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अंग्रेज क्या कर रहे थे, सभी धर्म के लोगों को लड़ाने का कार्य कर रहे थे। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे थे, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा रहे थे, सिखों को भी लड़ा रहे थे। यानी जितना इन भारतीयों को तोड़ पाओ उतना ज्यादा तोड़ो, और जितना इन लोगों को आप अलग कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं, उनको लड़ाते रहो। जब ये आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये आजादी कब मांगेंगे। अंग्रेजवा बहुत ही ज्यादा दिमागी थे, इन भारतीयों को लड़ाते रहो, और ये लड़ा लड़ा कर ही 250 साल सत्ता पर बैठे। अगर लड़ा नहीं पाते तो 250 साल सत्ता में नहीं बैठ पाते। और हम लोग इतने बेवकूफ थे कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे थे, हम लोग आपस में ही बट रहे थे, और अगर पहले ही एक आकर के आजादी की मांग करते तो हम पता नहीं कब का इन अंग्रेजों को दोस्तों खदेड़ दिए होते भारत से। छठे नंबर की भाई बात करें, जो आपके यहाँ भी 2002 में आया, वो था कि निःशुल्क, क्या बोला, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा भाई प्रदान की जाए। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हम भारतीयों को मिलनी चाहिए, है ना, और निःशुल्क मिलनी चाहिए। निःशुल्क तो 2002 में मिली, आजादी के लगभग 50 साल बाद, 40 साल बाद लगभग आपको जो है प्राथमिक शिक्षा फ्री में मिली, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के भाई हितों की बात की, किसके हितों की बात की, कि भाई अल्पसंख्यकों का जो है वो पूरा का पूरा ख्याल रखा जाए, इनकी संस्कृति, भाषा, शिक्षा, इन सभी बातों के भी अधिकारों की बात की, इन लोगों को अपने संस्कृति, अपने धर्म से संबंधित चीजों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि अभी भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल आपका 29 और 30 है, इस पे नहीं लिखूंगा वरना आप लोग भी लिख लोगे यहीं पर। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की तो बात है। तो ये दोस्तों मूल अधिकारों की मांग की गई। और अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 कार्यक्रम मैंने बताया, एक मैंने बताया मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो रखा, और ये जो प्रस्ताव लेकर के आए थे, ये भी पूछता है, ये हमारे पंडित जी लेकर के आए थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पूरा जो मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की। किसकी हम दोस्तों बात करेंगे, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की बात करेंगे, कि आखिर कौन कौन से जो कार्यक्रम थे वो इसमें शुरू करने की बात थी। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, समझिएगा। कांग्रेस का मानना था कि हमें जितनी जरूरी राजनैतिक आजादी है उतनी ही बराबर हमें चाहिए आर्थिक आजादी भी, आर्थिक आजादी भी। क्योंकि बिना आर्थिक आजादी के किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जो कल्याण है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने ये राजनीतिक आजादी के लिए तो लड़ ही रहे थे, मगर इन्होंने कहा कि अब हम आर्थिक आजादी के लिए भी लड़ेंगे। अब देखिए भाई इनमें इन्होंने कौन कौन से जो कार्यक्रम थे वो सब मिलके, पहले बोला लगान और माल गुजारी में कटौती की बात की। क्या बोला कि हम सरकार से मांग करेंगे कि जो लगान वसूला जा रहा है वो किसानों से उसको कम किया जाए और माल गुजारी में भी कमी की जाए। और क्या बोला कि ऐसे खेत यानी अलाभ कर जोतों, ठीक है, अलाभ कर जो जोतों वाले खेत हैं उनसे लगान नहीं लिया जाएगा, लगान नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है बहुत सारे किसान ऐसे खेतों पर खेती करते थे जो अलाभ कर थे, यानी कि जिनका जो उत्पादन होता था वो बहुत ही कम होता था और उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, किसान लगान दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने बोला कि हम इसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और मांग करेंगे सरकार से कि ऐसे खेत जो अलाभकर हैं, जिससे किसानों को लाभ नहीं होता, उनको उससे लगान नहीं वसूला किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की हम बात करें तो किसानों को
कर्ज से राहत दी जाएगी। क्या की जाएगी? किसानों को कर्ज से राहत दी जाएगी और सूदखोरों पर नियंत्रण किया जाएगा। किस पर? सूदखोरों पर नियंत्रण की भी इन्होंने बात की। यानी कि पहला पॉइंट क्या बोला? किसानों को कर्ज से राहत। यानी देखो, अगर मुंशी प्रेमचंद की जरा कहानियां पढ़िए, देखिए उनमें, देखिए कैसे किसान जो है बेचारा एक बार अगर आधी बोरी ले आया बोले के लिए बीज ना, वो बेचारा जिंदगी भर कर्ज ही चुकाता रहा और वो जब मर के चला गया तो पता नहीं कौन सा कर्ज था कि उसके बेटे भी चुका रहे। यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी शोषण ही हो रहा है। तो क्या कहा कि किसानों को हम कर्ज से राहत दिलाएंगे और सूदखोर, ये जो सूद के जाल में फांसते हैं किसानों को, गरीबों को, श्रमिकों को, उनको एक बार कर्ज के जाल में फंसा लिया और जिंदगी भर उनको उसी में निपटा दे रहे हैं। तो इन सभी चीजों से इनको क्या करेंगे हम दोस्तों? मुक्ति दिलाएंगे। और क्या बोला? मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तों की बात की। इनकी जो शर्तें होंगी वो थोड़ा सा सरल होंगी, आरामदायक होंगी और काम के घंटे निर्धारित होंगे। काम के घंटे निर्धारित होंगे। अब ये बताओ, अगर लोगों से 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, उनका खून तक ये अंग्रेजवा चूस रहे हैं, तो कहा हम आपके खून को चूसने नहीं देंगे। आपके लिए जो सेवा की शर्तें होंगी वो सरल बनाई जाएंगी और जो काम के घंटे होंगे वो भी निर्धारित किए जाएंगे कि इससे ज्यादा कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी आपसे जो है काम दोस्तों नहीं करवा सकती है ना। और उद्योगों की बात की, सरकारी स्वामित्व के नियंत्रण की बात की। और एक चीज की अगर हम बात कर ले कि हम ऐसे कार्यक्रम लाएंगे, औद्योगिक कार्यक्रम हम लाएंगे जिससे उद्योगों का सृजन हो और लोगों को जो है लाभ मिले। तो ये सारे क्वेश्चनों की दृष्टि से दोस्तों कराची अधिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। आईएएस, पीसीएस, आरओ, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे टॉपिक्स इन सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं और अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है, अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने और हमारे परिवार का सदस्य बने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शाम को फिर से मिलेंगे 7:30 बजे लाइव क्लास के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।